ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। मंच पर आसीन ज्योतिबेन थांकी जी, शरद, विवेक सागर, दर्शकों में विक्रम सिंह जी, ओम प्रकाश जी, विवेक महाराज, ब्रह्मचरी महाराज और यहाँ उपस्थित सभी भक्त देवियों, सज्जनों और युवा प्रतिनिधियों। आज सुबह से ही आपने बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही शिक्षाप्रद विचारों को सुना है। इन सब में जो आपने पाया है, मुझे विश्वास है इसका आपके ऊपर एक ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट होगा, एक अंदर से परिवर्तन होगा आपके जीवन में, आपके विचार शैली में। आप जीवन को किस ओर ले जाना चाहते हैं, इस ओर। आज हम सब यहाँ आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये जो युवा सम्मेलन है, ये जो संगोष्ठी है, इसमें भाग ले रहे हैं। और जब हम आज़ादी की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो हम अक्सर कुछ 4-5 विशेष नामों का नाम लेते हैं जो हमारे बड़े ही आदरणीय नेता या आज़ादी के हीरोज रहे हैं। मैं आपके समक्ष कुछ विचार रखूंगा इन्हीं सब हीरो के हीरो स्वामी विवेकानंद का, जिन्होंने इन सब को किसी न किसी रूप से प्रभावित किया है या प्रेरणा दी है। उससे पहले कि हम स्वामी विवेकानंद और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कुछ बोलें, स्वामी जी के बारे में कुछ और समझना आवश्यक है। एक सुंदर घटना है, जब स्वामी जी अमेरिका से भारत आ रहे थे, जब वो जहाज में थे, उस जमाने में तो हवाई जहाज आए नहीं थे, तो जब जहाज में आ रहे थे तो उनके वेशभूषा को देखकर कुछ मिशनरीज ने आके उनके साथ थोड़ा कोई तर्क वितर्क करने के लिए प्रयास किया। स्वामी जी ने उसको काफ़ी संतोषजनक उत्तर दिया था, लेकिन चूंकि वो नहीं मान रहे थे तो ये बात 2-3 दिन चलती रही। तो अंत में जब वो जो सज्जन थे वो स्वामी जी के पास थोड़े इस स्तर पे उतर आए कि वो भारत को, भारतीयता को, हिंदू धर्म को, इन सबको मानो बड़े ही अपशब्द कहने लगे, तो स्वामी जी उसके कॉलर को पकड़ के उसको ऊपर उठा लिया और उस समय वो जहाज के उस डेक पे थे, किनारे पे थे, जहां दूसरी ओर पानी था। और स्वामी जी ने कहा कि मेरी मातृभूमि के प्रति और एक शब्द तो तुम पानी में होगे। ये है स्वामी विवेकानंद का भारत के प्रति प्रेम। बाद में जब वो जहाज से उतरे, उन्होंने गिरीश चंद्र घोष से पूछा, देखो, मान लो कोई तुम्हारी मां को कुछ अपशब्द कहे तो तुम क्या करोगे? तो उनका उसे मैं कॉलर से पकड़ के फेंक दूंगा। तब स्वामी जी ने कहा, तब मैंने ठीक ही किया। तो ये एक बात है जो हमें स्मरण रखनी होगी जब हम स्वामी जी का प्रभाव भारत पर, भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है, क्या पड़ा, जब इसके विषय में हम चिंतन कर रहे हैं। ये जो विषय है ये कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। हम इतिहास को जानना होगा, उस समय का इतिहास क्या था। वह भारत जो आज के भारत से लगभग एक वही भूखंड है। हाँ, आज़ादी के समय कुछ टुकड़े हुए, कुछ अलग हुआ, लेकिन मोर और लेस हमारा वो भारत है। लेकिन उस भारत की क्या स्थिति थी? हम पॉलिटिकली तो कहते हैं कि हम गुलाम थे, वी वर द कॉलोनियल रूल ऑफ द ब्रिटिश। तो उस समय उनके अपने स्वार्थ के कारण हमारे देश में कोई ठीक शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। जो कुछ थी भी वो मानो ऐसी शिक्षा थी जिससे कि सिर्फ उनका लाभ हो और हमारा किसी तरह से कोई लाभ ना हो। आजकल की जो फूड सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, कोई फूड सिक्योरिटी नहीं थी। उस समय बहुत से आर्टिफिशियल
अकाल भी उन्होंने क्रिएट किया है। ये इतिहास की बात है कि कैसे उन्होंने बहुत सा गेहूँ दूसरे देशों में भेजकर हमारे देश में भुखमरी पैदा कर दी। भारत में कोई भी साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं था। चारों ओर एक ऐसा माहौल था कि वह भारत जो सदियों पहले सोने की चिड़िया कहलाया जाता था, वो एक सूखी हुई डाल जैसा बन गया था। तो स्वामी जी का ये एक मानो एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन था। जब श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि हो गई और स्वामी जी अंदर से त्याग, विवेक, वैराग्य से पूर्ण थे, वो साधना में लिप्त हो जाना चाहते थे, तो उनके मन में आया कि मैं पूरे भारत को देखूं। और कोई उसमें विशेष योजना नहीं थी। पहले वो बनारस गए, बनारस से हाथरस होते हुए ऊपर हिमालय में गए, फिर दिल्ली से होते हुए राजस्थान, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर दक्षिण की ओर, जहाँ कहाँ भी उनको ले गया एक दिव्य कोई शक्ति, वो बस चलते गए। और इस दौरान उन्होंने भारत को बड़ी करीबी से देखा। हम भी भारत के बारे में जानते हैं, ज़्यादातर हमारी नॉलेज विकिपीडिया तक होती है। कुछ लोग थोड़ा घूमे होते हैं, कुछ लोग थोड़े डॉक्यूमेंट्रीज देखे होते हैं, कुछ पढ़ा होता है। लेकिन स्वामी विवेकानंद का भारत का जानना एक अलग तरह का था। उन्होंने वो उन लोगों के साथ रहे, सब प्रकार के लोगों के साथ रहे, जो जिसे हम भारतीय कहते हैं, जिसे हम अपने कहते हैं, चाहे वो बड़े विद्वान हो या अनपढ़ हो। ऐसे इतने नज़दीकी से देखा था। शायद इसीलिए बहुत साल बाद, जब शायद 1930 के लगभग, स्वामी जी के 30 साल जाने के 30 साल बाद, रोमा रोला ने रविंद्रनाथ टैगोर से पूछा था। रोमा रोला आप जानते होंगे, वो फ्रांस के एक बड़े ही प्रसिद्ध राइटर थे और उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। उन्होंने अपनी सिस्टर के लिए जानने के लिए कि भारत के बारे में कुछ जानना है, तो उन्होंने कहा कैसे करें। उन्होंने टैगोर से पूछा, रविंद्रनाथ टैगोर जो उनके मित्र थे। उन्होंने उत्तर दिया, इफ़ यू वांट टू नो इंडिया, रीड विवेकानंद। क्योंकि उनसे ज़्यादा बेहतर ज्ञान और सही पर्सपेक्टिव में समझने के लिए तुम्हें और कोई नहीं मिलेगा। सो एवरीथिंग इन हिम इज पॉजिटिव, देयर इज नथिंग नेगेटिव इन हिम। ये स्वामी जी का जो भारत का जो ज्ञान था, भारत के बारे में जो समझ थी, तो इसके पीछे उनका एक व्यक्तिगत अनुभव था। सिर्फ अनुभव ही नहीं था, एक प्रेम था भारत के बारे में। और ये बात उनके इस रूप में भी वो प्रकाशित हुई कि जब वो भारत वापस लौट के आए, तब तक वो बहुत कुछ जान चुके थे कि भारत तो पहले ही जानते थे, और फिर वो पाश्चात्य देशों में किस प्रकार से जीवन है, इन दोनों को तुलनात्मक अध्ययन कर चुके थे। तो जब वो वापस आए तो उनका एक धीरे धीरे उनका जो भारत में क्या होना चाहिए, ये विचार स्पष्ट भी हो गया और प्रसार भी होने लगा। बहुत से लोग उनसे मिले, बहुत से जो विचारक थे उस समय, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है वो अभी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो रहा था। जिसे हम इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं, वो अभी पूर्ण रूप से बनी भी नहीं थी। और स्वामी जी ने उनके कुछ चीज़ों को देखा था और कहा था कि सिर्फ एक चिट्ठी लिखने से क्या तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, सिर्फ यही मांगते रहोगे कि हमारे देश को ये स्वतंत्रता मिल जाए। तुम्हें पहले मनुष्य निर्माण, इसके बारे में सोचना चाहिए। साथ में कहा था कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाने चाहिए जिससे कि देश में परिवर्तन आए। तो जो स्वामी जी का प्रभाव था स्वतंत्रता संग्राम पे, उसको हम इस दृष्टि से देख सकते हैं। पहले तो एक कि स्वामी जी कोई पॉलिटिशियन नहीं थे, वो कभी राजनीति में नहीं गए, और वो कहते थे कि मेरी बातों का कोई राजनीतिक अर्थ ना निकाला जाए। ये तो कह दिया, और कभी भी स्वामी जी ने कभी एक पॉलिटिकल मूवमेंट, कोई राजनीतिक आंदोलन, किसी में कभी भाग नहीं लिया। लेकिन उनका प्रभाव ऐसा गहरा था कि जो भी भारत के बारे में कुछ करना चाहता था, वो कहीं ना कहीं से स्वामी विवेकानंद से
प्रेरणा पाया होता था। स्वामी जी के जो विचार हैं, स्वामी जी की जो उपदेश हैं, उनको हम दो भागों में मोरलेस बांट सकते हैं। एक, जब स्वामी जी अमेरिका गए, यूरोप गए, वहाँ पे भारतीय जो आध्यात्मिक परंपराएं हैं, जो हमारा वेदांत है, राजयोग है, ज्ञान योग है, और जितना भी हम ज्ञान समूह मानते हैं, उसके बारे में स्वामी जी ने बहुत कुछ कहा वहाँ पे। जो आजकल हम कंप्लीट वर्क्स में देखते हैं कि कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद जो 9 वॉल्यूम्स में है, उसमें जो ज़्यादातर पोर्शन है वो वहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन जब स्वामी जी भारत लौट आए 1897 में, उन्होंने एक अलग तरह से उसी अपने उपदेशों को मानो भारतीयों के लिए क्या बोलना चाहिए वह कहना शुरू किया। उसी को आज सुबह के सत्र में 2 बार इसका उल्लेख हुआ है कि लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा या भारतीय व्याख्यान, उन व्याख्यानों में हम स्वामी विवेकानंद का भारत प्रेम और भारत की क्या दिशा होनी चाहिए वो उसमें दिखाया। तो स्वतंत्रता संग्राम पे इन किताबों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। आपको आश्चर्य होगा कि 1908 या 1909 के लगभग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, टैगार्ड्स कमेटी। इन टैगार्ड कमेटी ने बहुत तरह से रिसर्च किया कि ये जो स्वतंत्रता संग्रामी होते हैं ये क्यों ब्रिटिश के खिलाफ हो गए, कहाँ से शुरू हो गए। उनकी जो सीक्रेट रिपोर्ट्स हैं वो अभी भी वो अवेलेबल है। बंगाली में एक 7 वॉल्यूम की किताब है, स्वामी विवेकानंद और समकालीन भारतवर्ष। वो कुछ रिपोर्ट्स उसमें पूरी पब्लिश हुई हैं। बड़ा ये एक दुर्भाग्य है कि उन किताबों का अभी भी इंग्लिश या हिंदी या अन्य भाषाओं में भी अनुवाद नहीं हुआ है। तो ये जो रिपोर्ट है, इंग्लिश एज इट इज, कोई उसका ट्रांसलेशन नहीं उस किताब में दिया हुआ है। तो उसमें प्रारंभ में क्या दिया है उस रिपोर्ट में, पूरी श्री रामकृष्ण देव की जीवनी और स्वामी विवेकानंद की जीवनी, और साथ में कहा है कि इन दोनों का जो प्रभाव है ये क्रांतिकारियों पर बहुत ज़्यादा है। सभी क्रांतिकारियों के पास कहीं ना कहीं से ये भारतीय व्याख्यान पुस्तक मिल जाती है, या फिर प्राच्य और पाश्चात्य, स्वामी जी का और एक लेखन है वो मिल जाता है, या फिर कुछ और चीज़ें जो स्वामी विवेकानंद ने कही हुई हैं वो मिल जाता है। उनके पास एक प्राइवेट लाइब्रेरी होती है, उसमें वो भगवत गीता भी रखते हैं और स्वामी जी की किताबों को भी रखते हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का क्रांतिकारियों पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। ये टैगार्ड रिपोर्ट ने सिर्फ एक नहीं, 4 सीक्रेट स्पाई रिपोर्ट्स पब्लिश की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने इंटरनल यूज के लिए। उन सब में यही बात कही गई। एक तो बात यह हुई, यहां तक कि हुआ था कि एक समय आया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा था कि स्वामी जी की जो एक किताब है जिसमें स्वामी शिष्य संवाद, उस किताब को और लेटर्स ऑफ स्वामी विवेकानंद उसको बैन कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि इससे क्रांतिकारियों पर बड़ा ही प्रेरणादायक प्रभाव पड़ता है। वो सब भारत की स्वतंत्रता के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो हुआ नहीं। अच्छा, ये तो हुआ कि कुछ रिपोर्ट्स हैं। उसके अलावा जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के लीडर्स रहे हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ा। चलो पहले नाम लेते हैं महात्मा गांधी जी का। गांधी जी, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, जब वो साउथ अफ्रीका में थे उसी समय उन्होंने स्वामी विवेकानंद के बारे में सुना था। वो एक लंबा प्रकरण है, अभी वो समय नहीं है कि हम पूरा उसको बता सकें। उन्होंने एक पत्र लिखा था एक परिचित को जो स्वामी विवेकानंद को जानते थे कि मैं चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद यहाँ साउथ अफ्रीका में आए और उनका जो प्रभावशाली व्यक्तित्व है उससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीयों पर और यूरोपियंस पर, दोनों पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा और जो हम चाहते हैं वो हो पाएगा। वो दूसरी बात है कि स्वामी जी जा नहीं पाए। इतना ही नहीं, उन्होंने तो कहा था अगर स्वामी जी को वहां जाने के लिए भाड़े की मुश्किल है तो मैं भाड़ा भी दूंगा, अपने उस पत्र में लिखा है। स्वामी जी तो नहीं जा पाए और उन्होंने अपने गुरु भाई स्वामी शिवानंद महाराज को भेजने की बात कही थी, वो भी नहीं हो पाया। अब पिछले कुछ दशकों से
एक वहाँ पे संस्था शुरू हुई। अब रामकृष्ण मिशन साउथ अफ्रीका में एक बहुत जगहों पर है। तो एक तो ये हुआ। फिर गांधी जी एक बार बेलूर मठ गए, तब वो इतने प्रसिद्ध नहीं हुए थे। वो पैदल चलते चलते बेलूर मठ गए। उस समय स्वामी विवेकानंद अपने इस फिजिकल बॉडी में थे, तो उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन उस समय स्वामी जी बेलूर मठ में नहीं थे, वो कलकत्ता गए हुए थे, वो उनसे मिल नहीं पाए। इसके अलावा महात्मा गांधी बेलूर मठ आते रहे। 1921 के लगभग वो श्री रामकृष्ण देव का जन्मदिन था, वो आए वहाँ पे, और उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि आप कुछ कहिए, यहाँ आए हैं, कुछ आप बोलिए, तो उन्होंने कहा मैं कुछ यहाँ कुछ नहीं ऐसे करने के लिए आया, मैं तो यहाँ लेने के लिए आया हूँ। मैं तो यहाँ से स्वामी विवेकानंद से इंस्पिरेशन लेने के लिए हूँ। स्वामी जी के कमरे में गए, वहाँ ध्यान किया। इसके अलावा भी बहुत बार वो बेलूर मठ गए और उन्होंने एक दो फॉरवर्ड लिखे हैं। एक तो श्री रामकृष्ण देव का जीवनी में और स्वामी विवेकानंद के उसमें फॉरवर्ड लिखा है। उसमें कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद's वर्ड्स नीड नो इंट्रोडक्शन, दे देमसेल्व्स गिव यू ए ग्रेट एनर्जी। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसके बारे में भी सुबह हमने कुछ सुना। वो जब 15 साल के थे, वो स्वामी विवेकानंद से बहुत प्रभावित हुए। उस समय वो कटक में रहते थे, उड़ीसा में, और एक दिन वो उनके कोई जानने वाले कटक में नए आए थे, तो एक छोटे किशोरावस्था में जो लड़का है वो गया अपने मित्र के साथ कि ये मेरे जो इनसे कुछ लेना था, कुछ घर का काम था, और वहाँ वो बैठे देख रहे थे। तो उनके जो बुक शेल्फ में एक किताब रखी थी, वो ऐसे ही देख रहे थे क्या किताब है। निकाल के देखा, पहला पेज पढ़ा, अरे यही तो मैं चाहता हूँ। दूसरा पेज पढ़ा, अरे यही तो मैं चाहता हूँ। फिर वो आ गए, बोले अच्छा ये किताब ले लूँ क्या मैं? बोले हाँ ले जाओ, अवश्य ले जाओ। वो किताब कौन सी थी? स्वामी विवेकानंद के भारतीय व्याख्यान। इससे वो 1 साल वो किताब रखे रहे और उसको बार बार पढ़ते रहे। उन्होंने अपने जो अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी है उसमें इसका वर्णन 2 पेजों में किया है और कहा है कि कैसे स्वामी विवेकानंद के विचारों ने उनको पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया। लेकिन वो अवस्था थी जब वो पूर्ण रूप से ये नहीं समझ सके कि क्या करना है मुझे। तो धीरे धीरे वो स्वामी ब्रह्मानंद जी से मिले, जिसके बारे में भी आज सुबह वर्णन था, और ब्रह्मानंद जी महाराज ने उनके विचारों को एक नई दिशा दी। इसके अलावा जो लोकमान्य तिलक थे, लोकमान्य तिलक का भी उनका स्वामी विवेकानंद का उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। जब स्वामी जी घूमते घूमते पूना गए तो उनके साथ कुछ दिन रहे भी थे। उस समय तो उतना दोनों एक दूसरे को इतना अच्छी तरह से नहीं पहचानते थे। बाद में तिलक एक बार बेलूर मठ आए और वो स्वामी विवेकानंद के साथ कुछ दिन उन्होंने समय भी बिताया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी जो एक किताब थी, अपनी जो एक मैगजीन थी मराठा, उसमें बहुत जगह उन्होंने स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुत से लेख लिखे। और उन्होंने कहा था कि 1200 साल पहले या 12 शताब्दियां पहले शंकराचार्य हमारे देश में आए थे। उन्होंने पूरे देश को घूम घूम के एक ही सूत्र में बांध दिया था, और उस महान आध्यात्मिक विभूति का आज का जो एक स्वरूप है, जो पुनर्अवतार है, वो स्वामी विवेकानंद है। उन्होंने भी मानो पूरे देश को उसी आध्यात्मिक सूत्रों से दोबारा बांध दिया है। ये बाल गंगाधर तिलक की बात थी। श्री अरबिंदो, उन्होंने भी बहुत ही बार स्वामी विवेकानंद के बड़े उनको बड़ा ही अच्छी ढंग से उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी है। कहा जाता है कि जब वो जेल में थे तो स्वामी विवेकानंद उनको एक मानो अशारीरिक रूप से बहुत बार उनके पास आए और उनको योग की शिक्षा दी। उन्होंने स्वयं इसके बारे में लिखा है। और स्वामी जी के बारे में उनके बारे में जो लिखा है वो अत्यंत ही प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा है मानो स्वामी विवेकानंद भारत की आत्मा है। वो आत्मा मानो बार बार हमें प्रेरणा देती है कि हम इस देश को और आगे ले चलें। हमें एक बात याद रखना होगा कि स्वामी विवेकानंद ने जब भारत की स्वतंत्रता की बात की तो कौन सा भारत था, वो किस प्रकार की वो स्वतंत्रता के बारे में वो बात कर रहे थे।
अब देखिए, एक बात बड़ा स्पष्ट करना होगा कि वो एक सिर्फ भौगोलिक भारत नहीं है। इट इज नॉट जस्ट ए जियोग्राफिकल आइडेंटिटी, इट इज ए लिविंग मदर। उनके लिए मानो भारत एक जीवित माता की तरह है। तो उस माता के लिए क्या कुछ मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। उनका जो हृदय था वो सभी के लिए था। वो ठीक है, वो भारत के प्रेमी थे, लेकिन ये नहीं कि मैं बाकी दूसरे देशों से घृणा करता हूं, ऐसा भी नहीं था। उन्होंने अपने एक पत्र में लिखा था, आई एम एन इंटरनेशनलिस्ट एज वेल। वो पूरे देश जितने भी हैं, जहां से भी कुछ सीखना है उसके लिए वो खुले थे, लेकिन भारत का प्रेम उनका एक अद्भुत प्रेम था। सिस्टर निवेदिता कहती हैं कि जब वो भारत बोलते थे, एक विशेष प्रकार की ऊर्जा, एक विशेष प्रकार का आनंद उनके मुंह पे रहता था। वो कहते हैं कि इंडिया वॉज द क्वीन ऑफ हिज एडोरेशन। वो मानो सब समय भारत के बारे में सोचते रहते थे कि भारत की मैं क्या कर पाऊं। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें बताती हैं कि स्वामी विवेकानंद ने कैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर अपना एक छाप छोड़ दी, कैसे उन्होंने एक वैचारिक दृष्टि से लोगों में परिवर्तन लाए। और इतना ही नहीं, बहुत से रामकृष्ण मिशन के उस जमाने के जो साधु थे वो पहले क्रांतिकारी रह चुके हैं। जैसे स्वामी निखिलानंद जी महाराज थे, स्वामी प्रज्ञानानंद जी थे, और भी लगभग हमने गिनती की थी एक बार, लगभग 13 या 14 हमारे मिशन के ऐसे बड़े प्रसिद्ध स्वामी जी रहे हैं जो पहले युवावस्था में कहीं ना कहीं इस क्रांतिकारी आंदोलन में ही उसमें भाग लेते थे। मैं रामकृष्ण मिशन कानपुर से आया हूँ। कानपुर आश्रम की स्थापना भी ऐसे ही एक स्वामी जी ने की थी। उनका नाम था स्वामी नित्यानंद जी। वो माँ शारदा के मंत्र दीक्षित शिष्य थे और वो अनुशीलन समिति के मेंबर थे। और उसके खिलाफ ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो एक अरेस्ट वारंट था, इसलिए वो वहाँ पे नहीं थे कुछ दिनों के लिए। जब माँ से मिले, 1918 की बात है, तो माँ ने फिर उन्हें कहा तुम कुछ दिनों के लिए हिमालय चले जाओ। और माँ की बात बड़ी ही छोटी होते हुए भी बहुत सटीक होती थी। तो वो चले गए और बाद में जब लौट के आए तो धीरे धीरे उन्हीं के कारण रामकृष्ण मिशन कानपुर की स्थापना हुई 1920 में। तो ये लगभग 100 साल पुराना आश्रम है और उसमें भी कहीं ना कहीं इस तरह का एक कनेक्शन है। इतना ही नहीं, स्वामी विवेकानंद के जो गुरु भाई थे, स्वामी रामकृष्णानंद जी, स्वामी अभेदानंद जी, स्वामी ब्रह्मानंद जी, इन सब का, और शिवानंद जी, इन सब का उस जमाने के जो क्रांतिकारी थे, जो लोग इस प्रकार से भारत की स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे थे, उनका किसी न किसी रूप से उसका प्रभाव पड़ता था। एक उदाहरण देता हूँ। एक तमिलनाडु के एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं, उनका नाम है VOC और VO चिदम्बरम। वो उस क्षेत्र के, उस प्रदेश के बड़े ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उनके जीवन में एक प्रकार की नकारात्मकता आ गई थी। वो एक दिन घूमते घूमते मद्रास में स्वामी रामकृष्णानंद जी से मिले, जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई थे। और स्वामी रामकृष्णानंद जी का उनके साथ जो वार्तालाप हुआ, थोड़ा सा ही वार्तालाप था, उनसे उनके जीवन में इतना परिवर्तन आ गया कि वो वहाँ के जो उस समय तमिलनाडु में काम चल रहा था, उसमें मानो एक नई जान फूंक दी उन्होंने। वो थे, और साथ ही साथ मिस्टर पिल्लई नाम के एक व्यक्ति थे, उनका भी इनका बहुत प्रभाव पड़ा। इस तरफ लोकमान्य तिलक पंजाब में, वो कहते थे कि हमारे जो क्रांतिकारी हैं इस तरफ, इनका बंगाल के क्रांतिकारियों से बहुत प्रभाव मिला है। और क्योंकि बंगाल के जितने भी क्रांतिकारी हैं वह सब एक प्रकार की एक स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन, स्पिरिचुअल नेशनलिज्म से प्रभावित हैं। और वो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म जो है वो स्वामी विवेकानंद से शुरू होता है। तो स्वामी विवेकानंद का जो एक नेशनलिज्म था, एक जो प्रभाव था, वो आध्यात्मिक मूल्यों में जुड़ा हुआ था। उन्होंने भारत को देखा एक स्पिरिचुअल एंटिटी की तरह, एक आध्यात्मिक सत्ता है। ये बात हमें समझना चाहिए बार बार कि स्वामी जी का जो प्रभाव है, ये जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे हम उसके
उस प्रभाव को और भी समझेंगे। अंग्रेजी में एक बड़ी किताब है, जो लोग इसमें सीरियसली इंटरेस्टेड हो उस किताब को पढ़ सकते हैं। वो लगभग 10-15 साल पहले अद्वैत आश्रम से प्रकाशित हुई है। उसका नाम है स्वामी विवेकानंदा एज ए टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री। तो ये जो हमने कुछ ऐतिहासिक तथ्य आपके साथ शेयर किए, इसका उद्देश्य ये है कि इतिहास को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपका एक पर्सनल आइडेंटिटी बनाना हो तो आपका एक पर्सनल इतिहास रहता है। हाँ, मैं बचपन में था, मैं ऐसा था, मैं इस परिवार से आता हूँ, मैं मेरी ये बैकग्राउंड है, उससे आपकी एक आइडेंटिटी बनती है। वैसे ही जैसे हमारी एक पर्सनल आइडेंटिटी बनती है, वैसे ही हमारी एक नेशनल आइडेंटिटी बनती है। और उस नेशनल आइडेंटिटी के लिए हमें इन सब लोगों के कंट्रीब्यूशन को, विशेषकर स्वामी विवेकानंद के प्रभाव को अच्छी तरह से समझना होगा और उसको हमें बड़े ही कृतज्ञतापूर्वक स्वामी जी से उनको कहना होगा कि ये स्वामी जी, आपका जो वो प्रेम है, वो प्रेम हमारे जीवन में भी आए। कैसा प्रेम था? मैं स्वामी विवेकानंद की एक बात बोल के अपनी इस वाणी को विराम देता हूँ। स्वामी जी का प्रेम भारत के प्रति कैसा था? मैं एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि स्वामी जी का ये प्रेम कैसा था। वो कहते हैं, शैल इंडिया डाई? क्या भारत मर जाएगा? देन फ्रॉम द वर्ड ऑल स्पिरिचुअलिटी विल बी एक्सटिंक्ट, ऑल मोरल परफेक्शन will be extinct, all sweet souled sympathy for religion will be extinct, all ideality will be extinct, and its place will reign the duality of lust and luxury as the male and female deities, with money as its priest, fraud, force and competition its ceremonies, and the human soul its sacrifice. Such a thing can never be. ये स्वामी विवेकानंद का प्रेम था कि भारत जो है वो एक आध्यात्मिक एक अस्मिता है, इट्स ए स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। इसी के लिए स्वामी जी ने यहाँ पे फ्रीडम की बात कही कि इसमें डेवलपमेंट की जो बात हम आज करते हैं वो बिना फ्रीडम के संभव नहीं है। तो ये स्वामी विवेकानंद की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने इसको बड़ी अच्छी तरह से समझा और अपने विचारों द्वारा, अपने जो उनके जीवन के छोटे छोटे घटनाओं के द्वारा हमें बहुत एक नई दिशा दी। एक फाइनल एक इंसिडेंट बोलता हूँ, उसके साथ ये खत्म होता है कि जब वो एक बार कहीं जाने वाले थे तो ट्रेन में बैठे थे, उनको कोई छोड़ने के लिए ट्रेन के लिए आया था भारत में ही। अब वो ट्रेन में, अभी ट्रेन नहीं चली थी, स्वामी जी के साथ बैठ के बात कर रहे थे तो एक टिकट चेकर आया। उस जमाने टिकट चेकर जो होते थे वो इंग्लिश मैन होते थे। तो इंग्लिश मैन ने आके जो उनके साथ बैठे हुए थे उनके कहा, आप उतरिए, अभी तो ना उतरेंगे, थोड़ी सी बात हो रही है। उसने बड़े कुछ अपशब्द कह दिए। तो स्वामी जी ने उनको कहते हुए, इंगित करते हुए कहा, आप इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? ये यहाँ बैठे हुए हैं, आपसे आप थोड़ा ठीक ढंग से इनसे बोलिए। तो उन्होंने हिंदी में कह दिया कि ये आदमी ऐसा बैठा हुआ है, और फिर इंग्लिश में कहा, दिस मैन इज सिटिंग हियर। स्वामी जी ने कहा, आई सी दैट यू नॉट ओनली डू नॉट नो हिंदी, यू डू नॉट नो इंग्लिश ऑल्सो, बिकॉज ही इज नॉट ए मैन, ही इज ए जेंटलमैन। थैंक यू।